Okay. Right. हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो यूनिट नंबर 1 है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, आज उसका होने वाला है लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम डील करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, आज हम देखेंगे। इसमें प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होती है, उसका स्टेटमेंट क्या होता है। देन व्हाट इज मोमेंट, देन वेरिग्नन्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे और इसको प्रूफ करेंगे, है ना, इसका डेरिवेशन ड्राइव करेंगे। देन व्हाट इज कपल, कपल की हम यहां पे बात करेंगे और लास्ट में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आपको दूंगा, आप खुद से उसकी प्रैक्टिस करेंगे। राइट। तो आज का एक छोटा सा लेक्चर है, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है। और इसका वेटेज कितना होगा, एग्जाम में कितना यहां से पूछा जा सकता है, देखिए मुझे पूरी उम्मीद है, और उम्मीद नहीं है कि गारंटी है। जो आपका मेन सेमेस्टर एग्जाम होता है, जो आपका एकेटीयू का एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, उस एग्जाम में यहां से इस लेक्चर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये बात अलग है कि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 15 नंबर का आपसे पूछा जाएगा या 10 नंबर का पूछा जाएगा, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस लेक्चर से क्वेश्चंस बनेंगे। मेन एग्जाम में आपके क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे। चलिए, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। एक्चुअली बीटेक थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के जो एग्जाम फॉर्म है, उनकी भरने की डेट आ चुकी है। रेगुलर और कैरी ओवर वाले बच्चे अपने एग्जाम फॉर्म 3 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में भर सकते हैं, है ना, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर वाले। एक्चुअली मैं बीटेक की बात करूंगा, और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं जो भर सकते हैं, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर बीटेक। तो अगर हम बात करें बीटेक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, क्योंकि बच्चे पूछ रहे हैं कि एग्जाम कब से होंगे, तो आप लोगों के लिए अभी कोई सर्कुलर, अभी कोई नोटिस ऐसा आया नहीं है। हालांकि बीटेक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे ये भी कमेंट कर रहे थे कि हमारे एग्जाम तो 24 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। मैंने कहा 24 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, ये कहां से आपको पता लगा, ये न्यूज कहां से आई आपके पास? बोल रहे हैं कि 2-3 यूट्यूब चैनल हैं, वो बता रहे थे कि 24 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे बीटेक फर्स्ट ईयर के ऑड सेमेस्टर के लिए। मैंने कहा भाई हमारे पास ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है, कोई एकेटीयू की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया है। हमने वेबसाइट चेक करी एकेटीयू की, तो उस पर भी कुछ नहीं था। बच्चे कह रहे सर आपको कुछ नहीं पता है, हम स्क्रीनशॉट भेजते हैं। अभी बच्चों ने कुछ स्क्रीनशॉट भेजे, यूट्यूब में अगर आप देखेंगे तो कमेंट्स भी हैं, व्हाट्सएप पे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे। जब बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजे, मैंने देखा तो एक यूट्यूबर ने क्या किया है कि 4-5 महीने पुराना एकेटीयू का एक सर्कुलर है, उसको डाउनलोड किया और उस सर्कुलर का एक छोटा सा हिस्सा जो है बच्चों को दिखा करके बोल दिया कि 24 जनवरी को आपके एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो गए। अब दूसरा यूट्यूबर आया, उसने वही थंबनेल लगा करके बोला कि ये तो गलत बता रहा है, ये तो फेक है। बच्चों ने दूसरी वीडियो को फिर देखना स्टार्ट कर दिया। ऐसी 3-4 लोगों ने एक सर्कुलर को बना करके, एक सर्कुलर के ऊपर उल्टी सीधी जो है वीडियो बना दी। अब बच्चे जो है उसमें लगते रहते हैं, बच्चों का जो है टाइम उधर जो है पिलता रहता है, जो भोले वाले बच्चे हैं, है ना। दिक्कत ये है, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूं कि कोरोना के बाद एकेटीयू जो एग्जाम कराता है वो 2 फेज में कराता है, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में बीटेक थर्ड ईयर और फाइनल ईयर वाले एग्जाम देते हैं, और फेज 2 में बीटेक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो अभी थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के एग्जाम फॉर्म का सर्कुलर आया है। अभी बीटेक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए कोई सर्कुलर नहीं आया है। जैसे ही एकेटीयू की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, वो इंफॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। सही और सटीक जानकारी आपको मिलेगी, आलतू फालतू की जानकारी आपको नहीं मिलेगी। होता क्या है कि एकेटीयू की तरफ से डेली कई सर्कुलर आते हैं, है ना, और जो यूट्यूबर्स हैं वो क्या करेंगे, एक सर्कुलर को उठाएंगे, उसी के ऊपर 4-5 वीडियो बनाएंगे, और ऐसे 3-4 सर्कुलर आते रहते हैं। लेकिन सारे सर्कुलर आपके काम के नहीं होते हैं। जो आपके काम के सर्कुलर हैं वो आपको इस प्लेटफॉर्म से बता दिए जाते हैं। एक्चुअली होता यह है कि भाई एक सर्कुलर के जब 4-5 वीडियो बनेंगे, उसके बाद बच्चा जो है उसमें लग जाएगा, सर्कुलर ही देखता रहेगा वो, है ना, यही देखता रहेगा कि चल क्या रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, उल्टी सीधी वीडियो देखता रहेगा। और जो काम की वीडियो हैं, जो आपके पढ़ने के सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट की वीडियोज आपके पीछे रह जाएंगी, तो दिक्कत तो होगी, बाद में रिजल्ट आएगा नहीं, बैक लग जाएगी। और बैक लगने के बाद भी जिनकी वीडियो आप देख रहे थे, है ना, जिनकी वीडियो आप देख रहे थे, वो यूट्यूबर्स आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। वो अब फिर इस बात पे वीडियो बनाएंगे कि बैक लगती कैसे है, बैक क्यों लग जाती है बच्चों की, आखिर बच्चों की बैक आती क्यों है, फिर वो इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, फिर आप उसमें लग जाओगे, है ना। उसके बाद चैलेंज इवैल्यूएशन का फॉर्म आ जाएगा,
फिर बताएंगे कि चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए फॉर्म आप ऐसे भर सकते हो, आप ऐसे जो है बैक क्लियर कर सकते हो, ऐसे आप जो है सारे बैकलॉग हटा सकते हो। बस इसी तरह से आपका पूरा साल निकलता रहेगा और दिक्कतें आपके सामने आती रहेंगी। तो इसलिए मेरा सुझाव आप लोगों के साथ यही है कि भाई सारे सर्कुलर काम के नहीं होते हैं, जो काम के सर्कुलर हैं वो आपको यहां से बताए जाएंगे, समय समय पर आपको अपडेट दी जाएगी। अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करो। आपके लिए पढ़ने के लिए सब्जेक्ट कम है क्या? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, पीपीएस है, मैकेनिकल है और मैथमेटिक्स है। और जो जो सब्जेक्ट भी आप सेमेस्टर वाइज पढ़ रहे हैं उन पर आप फोकस करो, अच्छी वीडियो लेक्चर्स को देखो, है ना। उनके चक्कर में जो है आपके जो सब्जेक्ट की वीडियो है वो छूट जाती है पीछे। अपने सब्जेक्ट को तैयार करो, जैसे कोई अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का लेक्चर। कह रहा है इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, है ना। कि पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद डायग्राम की हेल्प से मैं समझाऊंगा आपको। देखो रीड करो स्टेटमेंट। इट स्टेट्स दैट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स may be shifted to any other point along the line of action of the force without changing its direction. The body will remains in equilibrium. डायग्राम से समझ में आएगा। देखो यहां पर ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये एक पॉइंट है ए और इस पॉइंट ए पर एक फोर्स लगा हुआ है P। इस फोर्स को हमको शिफ्ट करना है पॉइंट बी पर, है ना। पॉइंट बी पर शिफ्ट करना है। शिफ्ट जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फोर्स को शिफ्ट करोगे तो ध्यान रखना लाइन ऑफ एक्शन सेम होनी चाहिए। उसी लाइन ऑफ एक्शन पे शिफ्ट कर सकते हो और उसी डायरेक्शन में शिफ्ट करोगे। देखो लिखा हुआ है कि नहीं, क्या लिखा हुआ है? द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मे बी शिफ्टेड टू एनी अदर पॉइंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, जो फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन है उसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग आप जो है फोर्स को शिफ्ट कर सकते हो और उसी डायरेक्शन में आप शिफ्ट करोगे, है ना। देखो यहां पे ये एक फोर्स लगा हुआ है P, मान लेते हैं इसका जो मैग्नीट्यूड है फॉर एग्जांपल वो 10 किलो न्यूटन है। अब आपको ये शिफ्ट करना है इसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग पॉइंट B पर, किसी दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट करना है। तो यहां पर आप देखो इस पॉइंट पे हमने क्या किया, जो पॉइंट B है हमने एक फोर्स इधर लगा दिया और एक फोर्स इधर लगा दिया। ऐसे समझ लीजिए कि एक कोई इक्वेशन है, इधर भी x जोड़ दिया और इधर भी x जोड़ दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। दो जोड़ दिया, दो घटा दिया, दो जोड़ दो, दो घटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही काम यहां पे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई ये कितना न्यूटन, कितने किलो न्यूटन था? ये था आपका 10 किलो न्यूटन का फोर्स। आपने क्या किया, इधर भी 10 किलो न्यूटन लगा दिया और आपने इधर भी 10 किलो न्यूटन लगा दिया। अब ध्यान से देखना, है ना, अब ध्यान से देखना, आपने पॉइंट बी पर कितना लगाया, 10 इधर लगाया, 10 इधर लगाया और यहां पर ए पर कितना लगा हुआ था, 10 लगा हुआ था। अब देखो यहां पे ये वाला जो फोर्स है वो इस तरफ लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर ये जो फोर्स है ये फोर्स इधर लगा हुआ है और एक फोर्स यहां पर लगा हुआ था इधर की तरफ, कितना है, ये है 10 किलो न्यूटन, ये भी 10 किलो न्यूटन है। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो यस और नो। तो ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो यहां पर जो नेट फोर्स बचा, अब जो नेट फोर्स बचा इस डायग्राम में देखो, ये तो गायब हो गए, यहां से दोनों कैंसिल आउट हो गए थे ना, 10 इधर 10 इधर। अब जो नेट फोर्स बचा 10 किलो न्यूटन वो पॉइंट बी पर बचा। तो देखो शिफ्ट हुआ कि नहीं, कितना बचा यहां पर, 10 किलो न्यूटन। कितना बचा, 10 किलो न्यूटन बचा। तो अब यहां पर जो 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगा था पॉइंट ए पर, अब ये शिफ्ट हो चुका है पॉइंट बी पर, उसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, उसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, उसी डायरेक्शन में, है ना। यस और नो। तो यहां पर जो है मैंने मैग्नीट्यूड लेकर के दिखा दिया है आपको। यहां पर इसने जो है P1 P2 लिखा है इसको, है ना। देखो यहां पे कितना फोर्स लगा हुआ है, यहां पर P फोर्स लगा हुआ है। यस, ए पॉइंट पर, इसको शिफ्ट करना है पॉइंट बी पर। तो हमने क्या करा, इस पॉइंट बी पर एक फोर्स P1 इधर की तरफ लगा दिया, दूसरा फोर्स P2 उधर की तरफ लगा दिया। अब ये वाला जो P1 है ये P से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना, P2। और याद रखना जो P फोर्स यहां पर पॉइंट ए पर लगा था उतना ही फोर्स आपको P1 लगाना है, उतना ही फोर्स आपको P2 लगाना है। तो आप किसी भी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग एक फोर्स को जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में थी तो बाद में भी बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस और नो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स को समझेंगे। देखो मोमेंट ऑफ फोर्स को समझना इंपॉर्टेंट है। यहां से हम क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे बाद में। देखो भाई यहां पर हम समझते हैं पहले वाला केस, समझना कि मोमेंट कैसे लेना होता है, राइट। ये मान लो कोई लीवर है इस तरह से और ये है पॉइंट O, ये कोई पॉइंट O है और इस पॉइंट O के अबाउट हमको निकालना है मोमेंट। यस और नो।
और इसकी डिस्टेंस, ये जो लेंथ है इसकी मान लेते हैं आर, आर इसकी ये डिस्टेंस है इस लीवर की, और यहां पर एक फोर्स लगा हुआ है, यहां पर एक फोर्स लगा देते हैं लाइक दिस, है ना। तो इस फोर्स को हमने बोल दिया कितना, एफ, ये बोल दिया हमने एफ। ओके, अब इस फोर्स का मोमेंट निकालना है पॉइंट ओ के अबाउट, तो कितना होगा, पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट कितना आ जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, आर। देखो भाई, इस फोर्स का मोमेंट निकालना है तो फोर्स लिखा हमने और मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सी होगी, ये जो आपका फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट निकाल रहे हो। लेट मी रिपीट लास्ट टाइम, जिस फोर्स का मोमेंट आपको निकालना है उसकी लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी, जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिखना है, उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स के साथ, तो मिल जाएगा क्या आपको, मोमेंट मिल जाएगा। यस और नो, तो इसका मोमेंट कितना आ जाएगा, तो लाइन ऑफ एफ फोर्स है, एफ लिखा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, आर। बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको ये बात पहले से पता भी होगी, 11th 9th आई थिंक 11th में तो आप पढ़ते ही ये सारी चीजें। चलिए दूसरा केस यहां पर हम कंसिडर करते हैं, नेक्स्ट वाला जो केस है उसको लेते हैं। मान लीजिए कि भाई आपके पास ये यहां पे एक इसी तरह से, अच्छा मोमेंट आप एक जैसे डोर होता है ना, अपना डोर ना, डोर है तो डोर पे आप इसको इस तरह से फोर्स लगाते हो तो वो डोर क्या होता है, इस तरह से ओपन या क्लोज हो जाता है, तो वहां पर मोमेंट तो प्रोड्यूस होता है वो। और देखते हैं, और देखते हैं, ध्यान से सुनो, यहां पे आपने फिर से लिखा पॉइंट ओ, इस पॉइंट के अबाउट आपको क्या निकला है, मोमेंट निकालना है, ठीक है। और इस बार जो फोर्स लगा हुआ है, ध्यान देना, इस बार जो फोर्स लगा हुआ है वो कुछ ऐसे लगा हुआ है लाइक दिस, है ना, फोर्स आपका कुछ इस तरह से लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, फोर्स आपका इस बार ऐसे लगा हुआ है। तो यहां पर ये फोर्स कितना है, मान लो कितना है, एफ है, ये डिस्टेंस अभी भी कितनी है, आर है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये बताना है कि इस फोर्स का मोमेंट कितना होगा, पॉइंट ओ के अबाउट, पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट कितना होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वहां से जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लिख रहे हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करो। तो देखो यहां पे ये जो फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इसका लाइन ऑफ एक्शन तो ये है ना, ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन तो इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जीरो हो गई, तो इसका मोमेंट कितना आ जाएगा, जीरो, है ना, इसका मोमेंट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो उसी पॉइंट से पास हो रहा है जिस पॉइंट से आप मोमेंट लिख रहे हो। तो कोई भी फोर्स जब हम आगे जाकर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना, ऐसा फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास हो रहा होगा जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लिख रहे हो, तो उसका मोमेंट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यस और नो, जैसे यहां पर इसका ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ थी आर थी, यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जीरो। एक और केस कंसिडर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर थर्ड वाला केस एक और ले लेते हैं, क्योंकि ये फोर्सेस को आपको रिजॉल्व करना भी आना चाहिए। फोर्सेस को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं ये प्रीवियस लेक्चर में मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को। तो अभी भी यहां पर पॉइंट कितना है हमारा, ओ है, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है आर, दिस डिस्टेंस इज आर, राइट। अब यहां पर जो फोर्स लगेगा, अभी तो यहां पर जो फोर्स लगा था माय डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसे था वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल था। इस बार हमारा जो फोर्स लग रहा है यहां पे ना तो ये हॉरिजॉन्टल है और ना ही ये वर्टिकल है। यहां पर जो फोर्स लगा है एफ, ना तो ये हॉरिजॉन्टल है ना ही ये वर्टिकल है ना, ये किसी एंगल थीटा पे लगा हुआ है, और हमको यहां पर इसका मोमेंट लिखना है पॉइंट ओ के अबाउट, पॉइंट ओ के अबाउट इसका मोमेंट लिखना है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, तो हॉरिजॉन्टल या कह सकते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में इस फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। तो इस फोर्स को जब आप रिजॉल्व करोगे, इस फोर्स को जब रिजॉल्व करोगे तो एक तो ये आ जाएगा और दूसरा आपका ये आ जाएगा लाइक दिस, है ना। तो ये जो होगा आपका कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा, लास्ट लेक्चर में बताया था, बहुत ही बेसिक बात है, और ये हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा। यस और नो। अब इसका मोमेंट निकालो, अब इसका मोमेंट निकालो। अब आप इसने एफ को जो फोर्स है इसको आपने रिजॉल्व कर लिया वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यस और नो, यस माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे ये जो एफ कॉस थीटा फोर्स का कंपोनेंट आया है, इसका तो लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, जीरो। तो यहां लिखेंगे हम एफ कॉस थीटा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जीरो। उसके बाद ये जो एफ साइन थीटा है इसका मोमेंट लिखेंगे। अब इसका तो लाइन ऑफ एक्शन ये है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो फोर्स लिखेंगे पहले तो, और प्लस लिखेंगे कि माइनस। अब यहां पे देखो इस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट लिखना है ना,
अब ये जो फोर्स है एफ साइन थीटा, इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर रोटेट करा रहा है तो लिखेंगे क्या? प्लस। तो यहां पे आ जाएगा आपका प्लस एफ साइन थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? दैट इज आर। तो ये आपका आ जाएगा मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, दैट इज इक्वल टू एफ साइन थीटा इंटू आर। इस तरह से हम मोमेंट लिख सकते हैं। यस और नो? अगर वो एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी फोर्स ऐसा है, फोर्स या फोर्स का कोई कंपोनेंट ऐसा है जो उस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लिख रहे हो, तो क्या लिखेंगे उसको? नेगेटिव। क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कराएगा तो नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कपल मोमेंट। कपल मोमेंट क्या होता है? देखो, जब इक्वल मैग्नीट्यूड के दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होते हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो बनाते हैं एक कपल। तो क्या बनाते हैं? एक कपल बनाते हैं। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये एक फोर्स है यहां पर P और दूसरा फोर्स यहां पर P है। ये अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। ये ऊपर की तरफ लगा हुआ है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ होना जरूरी है। मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R है। यस और नो? इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो कितनी है? R है। तो ये दोनों क्या बना लेंगे? यहां पर मिलकर के एक कपल बनाएंगे। दो फोर्सेस होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इनका जो इफेक्ट आएगा उसको बोलेंगे क्या हम? टर्निंग इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? टर्निंग इफेक्ट हम बोल सकते हैं। या उसको हम इस जो रोटेटिंग इफेक्ट आएगा, जो टर्निंग इफेक्ट आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कपल मोमेंट बोलेंगे। एक बार पढ़ लीजिए इसको। The two parallel forces are equal in magnitude but opposite in direction and separated by a definite distance are said to form a couple। तो ऐसा ही तो डायग्राम में भी है कि दो फोर्स लगे हुए हैं, दोनों का फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्सेस का इक्वल मैग्नीट्यूड है। इसका भी P है और इसका भी P है। यस और नो? और दोनों पैरेलल है। ये भी ऐसे, ये भी क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये भी वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या बनाएंगे मिलकर के? ये एक कपल बनाएंगे। जैसे आपका कार का स्टीयरिंग है, आपने मान लो कार चला रहे हो आप लोग, ठीक है, और ये इस तरह से आपको टर्न करानी है कार। तो कैसे करते हो भाई? ऐसे आपने ले रखा, कार का जो स्टीयरिंग ऐसे पकड़ा हुआ है, आपको टर्न करनी है। तो क्या करोगे? एक मान लो लेफ्ट टर्न लेना है तो राइट वाला हैंड आगे जाएगा, लेफ्ट वाला हैंड पीछे जाएगा, तभी तो टर्न हो पाएगी। आप कार लेके जा रहे हो, ठीक है, आप कार लेके जा रहे हो, अब आपको टर्न करना है ना, गोल गोल घूमना है, आपको टर्न करना है ना, गोल चक्कर है, चक्कर काटना है। तो आपने क्या करोगे? स्टीयरिंग को मोड़ना स्टार्ट करोगे ऐसे, तो एक हाथ पीछे खींचोगे, एक हाथ आगे जाएगा। तो पैरेलल फोर्सेस होंगे, दो फोर्सेस होंगे और दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो क्या बनेगा? यहां पर एक कपल बनेगा, कपल मोमेंट। जैसे कार लेके चले आप, है ना, सीधे जा रहे हो, अब आपको क्या करना है? चक्कर, गोल चक्कर है, पूरा टर्न करना है। तो आपने क्या करा? इस तरह से घुमाना स्टार्ट करा, लाइक दिस, घूम गए। तो यहां पर क्या मिला आपको? एक टर्निंग मोमेंट। और इस टर्निंग, ये जो इफेक्ट है ना टर्निंग का, है ना, जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है यहां पर दो फोर्सेस की वजह से, दोनों फोर्सेस कैसे हैं? इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, पैरेलल हैं। तो जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, क्या बोल सकते हो आप उसको? यहां पर कपल मोमेंट बोल सकते हो। यस और नो? रोटेशनल इफेक्ट बोल दीजिए या फिर टर्निंग इफेक्ट बोल दीजिए। नेक्स्ट है आपका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ ये है आपका वेरिग्नन्स थ्योरम। पहले इसका स्टेटमेंट देख लेंगे और इसको फिर बाद में प्रूफ करेंगे, राइट। अभी तक जो हमने पढ़ा है कि कपल क्या होता है, 2 नंबर में डेफिनेशन पूछ सकता है। मोमेंट क्या होता है, 2 नंबर में पूछ लेगा आपसे। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है, 2 नंबर में पूछ लेगा। लेकिन जो वेरिग्नन्स थ्योरम है, अगर इसका केवल स्टेटमेंट आएगा तो हो सकता है 2 नंबर में पूछ ले, लेकिन इसका प्रूफ भी आ सकता है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है ना। तो हो सकता है 10 नंबर में एक क्वेश्चन बन जाए आपका। चलो, तो इसको हम क्या करना है? डेरिवेशन को ड्राइव करते हैं। पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, ध्यान से समझना। इफ मेनी कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, then the algebraic sum of moments of all the forces about a point in the plane of the forces is equal to moment of their resultant about the same point। चिंता मत करो, अपने आप समझ में आएगा। मान लो कि भाई एक कोप्लेनर सिस्टम है, उसके ऊपर फोर्सेस लगे हुए हैं। कितने फोर्स हो सकते हैं? 2 या 2 से ज्यादा, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक ही प्लेन में फोर्स लगे होने चाहिए। कोप्लेनर की बात हो रही है ना। और ये कोप्लेनर क्या होता है, नॉन कोप्लेनर, कॉनकरंट, नॉन कॉनकरंट, ये सब हम लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। यस और नो? मान लो कि एक फोर्स F1 लगा हुआ है,
दूसरा फोर्स F2 लगा हुआ है, तीसरा फोर्स F3 लगा हुआ है। तो इनका जो मोमेंट आएगा किसी पॉइंट के अबाउट, मान लो एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट इसकी जो डिस्टेंस है मान लो D1 है, इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है D2 है, और इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है D3 है। यस और नो? तो आपने क्या करना है, इस F1 का मोमेंट ले लो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D3। तो भाई साहब इसका मोमेंट कितना आ जाएगा F1 का इस पॉइंट के अबाउट, F1 D1, इसका कितना आ जाएगा F2 D2, इसका कितना आ जाएगा F3 D3। आपने मोमेंट निकाल लिया तीनों फोर्सेस का इस पॉइंट के अबाउट, इनका सम कर दो, इनका एल्जेब्रिक सम ले लो, तो ये किसके बराबर आएगा, इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, मान लो वो R है, और इस रिजल्टेंट की डिस्टेंस यहां तक कितनी है, दैट इज D। तो इसका मोमेंट ले लो, इस रिजल्टेंट का मोमेंट लो सेम पॉइंट के अबाउट, इस रिजल्टेंट का मोमेंट लो सेम पॉइंट के अबाउट, है ना, जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है D है, तो R इंटू D। तो इस रिजल्टेंट का जो मोमेंट आएगा, वो जितने भी फोर्सेस थे इंडिविजुअल फोर्सेस, उनका जो मोमेंट है उनका एल्जेब्रिक सम के बराबर आएगा। दैट इज व्हाट स्टेटमेंट ऑफ वेरिग्नन्स थ्योरम। बताइए कोई दिक्कत है? इस चीज को चलो प्रूफ करके दिखाते हैं आपको, है ना। चलिए, तो यहां पर आपने क्या करना है, दो फोर्स मैं लेकर के चल रहा हूं, 3 फोर्स भी ले सकते हैं, 5 फोर्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहां पर फोर्स ले रहा हूं, कितने, 2 फोर्स लूंगा, एक F1 और दूसरा F2। तो ये फोर्स हो गया मेरा F1 और ये फोर्स हो जाएगा मेरा F2। कोई दिक्कत नहीं है? यस। थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा करके बनाते हैं ताकि आपको एंगल वगैरह देखने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है जी, चलो। यस, ये हो गया हमारा दूसरा फोर्स। हम बोलेंगे इसको क्या, ये हमारा फोर्स है कितना, दिस फोर्स इज F1 एंड दिस फोर्स इज F2। यस और नो? इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट लिखना आपको आता ही है ना, कि भाई आपने क्या करा, इस लाइन के इस फोर्स के पैरेलल एक लाइन यहां पे बनाई और इसके पैरेलल इधर एक लाइन बनाओगे, बता रखा है आपको पहले से। यस और नो? यस माय डियर स्टूडेंट्स। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, मैंने व्हाइट कलर से दिखा दिया इनका रिजल्टेंट। ठीक है जी, इसको बोल दीजिए पॉइंट A, और ये हो गया हमारा रिजल्टेंट R। रिजल्टेंट को हम R से लिखते हैं, ये रिजल्टेंट हो गया हमारा R। फोर्स F1 फोर्स F2, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो गया, R हो गया है। ठीक है जी। अब देखो इसमें के अंदर क्या बोला है कि भाई F1 F2 और R का एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, जिस पॉइंट के अबाउट हमको मोमेंट लिखना है। तो मान लेते हैं इनका जो कॉमन पॉइंट है, यहां पर आपका एक कॉमन पॉइंट है यहां पे। ठीक है, इसको बोल देते हैं पॉइंट B। इस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट लिखना है, इस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट लिखना है। चलो लिखते हैं। तो आपको F1 का जब मोमेंट लिखोगे इस पॉइंट के अबाउट, तो पॉइंट B से F1 पे एक परपेंडिकुलर डालना होगा। यस और नो? यस माय डियर स्टूडेंट्स। चलो, तो यहां से आप देखो जरा, ये जो है हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, तो D1। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D1, राइट। दिस डिस्टेंस इज D1। ओके, इसी तरह से आपको फोर्स F2 का मोमेंट लिखना है इस पॉइंट के अबाउट, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, कितनी होगी, मान लीजिए दिस डिस्टेंस इज D2। ओके, राइट। अब ये जो रिजल्टेंट है F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है, इसका भी तो मोमेंट लिखोगे सेम पॉइंट के अबाउट, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो मैं इसको दिखा देता हूं व्हाइट कलर से, व्हाइट कलर से, राइट। ये हो जाएगा आपका दिस वन। बोलो यस और नो? यस माय डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये डिस्टेंस कितनी लिख दूं यहां पे, दिस डिस्टेंस इज D2। बस अब यहां से हमको प्रूफ करना है, बड़े आराम से प्रूफ हो जाएगा, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, अब एक काम करते हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट B है। अब एक रेफरेंस एक्सिस, एक्स और वाई दो एक्सिस मानते हैं ना हम लोग, जब हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हमारे पास होती हैं, जनरली हम एक्स और वाई लिखते हैं। तो एक्स और वाई दो एक्सिस मान लेते हैं, है ना, दोनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है जी, जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बताया हुआ है मैंने आपको। चलो जी, तो अब फोकस करना जरा, मैं ग्रीन कलर से यहां पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहां पे देखना, ये मैंने रेफरेंस एक्सिस मान रहा हूं ए बी को मिलाती हुई, एक जो एक्सिस जा रही है मेरी ये वाली, ध्यान देना, ये हो गई मेरी रेफरेंस एक्सिस, और इसको मैंने क्या बोला, दिस इज वाई एक्सिस। तो एक्स क्या होगी, वाई के परपेंडिकुलर होगी, तो इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस बना दीजिए। तो ये मैंने यहां पर बना दी इसके परपेंडिकुलर, एक्स और वाई क्या है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, दिखने में भले ही ना लगे, लेकिन एक्स और वाई दोनों
परपेंडिकुलर होंगी। चलो जी, कहानी खत्म होने वाली है अब इसकी, है ना। देखो अब ये जो रिजल्टेंट है ना, अपना जो रिजल्टेंट है आर, ये जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है कितना है, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। ध्यान देना, ये जो रिजल्टेंट आर है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। आप मुझे बता सकते हैं क्या, क्या ये एंगल भी थीटा ही होगा, क्या ये एंगल थीटा होगा, बोलो यस और नो। ये है पॉइंट बी, इसको मैं बोल देता हूं पॉइंट B1, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट B1, और ये पॉइंट ए है हमारा। तो यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा हमारा। देखो यहां पे ये क्या है हमारा, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज व्हाट 90 डिग्री। ओके, तो ये एंगल थीटा होगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है, यस और नो। ध्यान से सुनो, मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। देखो भाई, ये जो y है और ये x है, ये जो एंगल है वो थीटा है, और ये एंगल कितना है, x और y के बीच का एंगल कितना है, x और y एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर है। तो जब ये एंगल कितना है, 90 है, और माय डियर स्टूडेंट्स ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, क्या ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, बोलो यस और नो। AB1 और AB, ये जो एंगल है क्या ये 90 माइनस थीटा होगा, ये होगा आपका 90 माइनस थीटा, और ये एंगल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल का जो सम होता है 180 होता है, तो 180 माइनस 90 और माइनस 90 माइनस थीटा, बोलो यस और नो। तो देखो ये जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और 90 90 180, तो ये थीटा आ जाएगा। तो मैंने आपको ये समझा दिया है यहाँ पे, वो ऐसे तो आपको मतलब पता लग ही गया होगा अपने आप ही, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेसिक सी बात है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक काम करो, इसका जो है मोमेंट लिखो, बस आपका काम निमट चुका है। अब ये जो आपका रिजल्टेंट है ना, ये जो रिजल्टेंट है इसका मोमेंट लिखते हैं पॉइंट बी के अबाउट, कितना है, r इंटू डी, कोई डाउट, r इंटू डी। ये जो आपका रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट का, ये रिजल्टेंट क्या आपको फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है, इस रिजल्टेंट फोर्स का इसके अबाउट जब मोमेंट लिखोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, d है। अच्छा मैंने इसको कितना लिख दिया, d2 लिख दिया है ना, ये डिस्टेंस कितनी होगी, d होगी। ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, d है। रिजल्टेंट की देखो f1 की डिस्टेंस कितनी थी, d1, f2 की डिस्टेंस कितनी है, d2, रिजल्टेंट की डिस्टेंस कितनी है, d, तो r इंटू डी। ये रिजल्टेंट का मोमेंट आ चुका है पॉइंट b के अबाउट। ओके राइट, चलो जी ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, r इंटू डी। अच्छा d की वैल्यू देख सकते हैं हमसे कितनी आएगी, यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आएगी माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो आपका ट्रायंगल है ना, हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ABB1, ABB1 है ना। तो इसमें लगाओ जरा cos थीटा, तो cos थीटा कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल में, ये वाला जो थीटा है क्या होता है आपका थीटा, यू नो बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है d, और हाइपोटेनस कितना है AB, है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको, AB। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू AB cos थीटा, AB cos थीटा। तो आप लिख सकते हैं r इंटू डी दैट इज इक्वल टू r इंटू a इंटू बी कॉस थीटा, यस और नो, बोलो भाई, a इंटू बी कॉस थीटा, क्योंकि d की वैल्यू कितनी है वहां से, d की वैल्यू कितनी है वहां से, ए बी कॉस थीटा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, r इंटू डी इज इक्वल टू ए बी को इधर ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, r इंटू कॉस थीटा। ये r इंटू कॉस थीटा क्या है भाई, ये जो आपका रिजल्टेंट है इसका जरा आप कंपोनेंट ले लो x एक्सिस के अलोंग, रिजॉल्व करना आता है कि नहीं, क्योंकि ये एंगल कितना है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा r cos थीटा। ये कितना आ जाएगा इसका r cos थीटा, और ये कितना आ जाएगा, दिस इज r sin थीटा, बोलो यस और नो। तो भाई साहब जो रिजल्टेंट फोर्स था ना r आपका, इसका x कंपोनेंट के अलोंग कितना कंपोनेंट आ रहा है, r cos थीटा, r cos थीटा। ये देखो यहाँ पे दिस इज r cos थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूं ab इंटू आर एक्स का मतलब है यहाँ पे, आर एक्स का मतलब है r cos थीटा, मतलब इस रिजल्टेंट का कंपोनेंट अलोंग दी x एक्सिस। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 कि आर डी इज इक्वल टू कितना हो गया अपना, ए बी इंटू आर एक्स। चलो अब सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, सिमिलरली जब आप इस F1 का इसी तरह से, अब इसको यू नो इसी तरह से आप ये वाला F1 का थीटा मान लो, तो फिर ये वाला आपका थीटा हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से आप ये लिख सकते हो
कि F1D1 इज इक्वल टू AB इंटू FX1। यहां पर ध्यान देना, R इंटू डी, R क्या था जिसका रिजल्टेंट फोर्स, D क्या है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, इक्वल टू A इंटू B, और उस R का कंपोनेंट X डायरेक्शन में, उस R का कंपोनेंट X डायरेक्शन में। इसी तरह से तो हमने क्या किया, F1D1 इज इक्वल टू A इंटू B। अब इस F1 का जो कंपोनेंट है X डायरेक्शन में, सिमिलरली F2D2 इज इक्वल टू A इंटू B Fx2 क्या है कि जो हमारा F2 फोर्स है उसका कंपोनेंट X डायरेक्शन में। ठीक है, इनको दोनों को ऐड करो, F1D1 प्लस F2D2 इज इक्वल टू AB कॉमन आ जाएगा जब ऐड करोगे, ये हो जाएगा आपका Fx1 प्लस Fx2, यस और नो। अब ये जो Fx1 है प्लस Fx2 है, F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है X एक्सिस के अलोंग, वो किसके बराबर आ जाएगा, जो इसका रिजल्टेंट का कंपोनेंट था X एक्सिस के अलोंग। क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं, F1D1 प्लस F2D2 इज इक्वल टू A इंटू B RX लिखा जा सकता है। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखो जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जरा इक्वेट करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जरा इक्वेट करो, तो ये हो जाएगा आपका R इंटू डी इज इक्वल टू F1D1 प्लस F2D2। देखो AB इंटू आर एक्स, AB इंटू आर एक्स दोनों को इक्वेट कर दो। तो यही हमको प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था हमको यही प्रूफ करना था कि भाई साहब जो रिजल्टेंट होता है ना, जो F1 और F2 का जो अगर हम रिजल्टेंट F1 और F2 का अगर हम एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट निकालते हैं, F1 और F2 का अगर हम इनका मोमेंट का एल्जेब्रिक सम ले लें तो कितना आएगा, F1D1 प्लस F2D2। तो वो किसके बराबर आएगा, उनका जो रिजल्टेंट है उसके मोमेंट के बराबर आएगा। यहां पर 2 फोर्स लिए हमने, 3 फोर्स भी ले सकते हो, 4 फोर्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो दिस इज द वेरिग्नन्स थ्योरम। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बता सकते हो। तो चलिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को बाइंड अप करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है द फाइंड द मोमेंट ऑफ 100 न्यूटन फोर्स एक्टिंग एट बी अबाउट पॉइंट ए एज शोन इन द फिगर। यहां पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट बी है और इस पॉइंट पर एक लोड लगा हुआ है 100 न्यूटन का। इस 100 न्यूटन का मोमेंट आपको निकालना है पॉइंट ए के अबाउट, है ना। ये एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री, ये आपको डिस्टेंस दे रखी है 500 mm और ये डिस्टेंस दे रखी है आपको 400 mm। चलो तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लिखेंगे। तो यहां पर आप एक काम करें, यहां पर इसके 2 कंपोनेंट आएंगे 100 न्यूटन के, है ना। एक कंपोनेंट ये होगा, यहां पर इसको रिजॉल्व करेंगे, और रिजॉल्व करना आता है आपको, फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व करते हैं। एक कंपोनेंट इसका ये हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इसका ये हो जाएगा, यस और नो, यस माय डियर स्टूडेंट्स। और ये कितना हो जाएगा कंपोनेंट, दिस इज 100 cos 60, बोलो यस और नो, यस, एंड इट विल बी इक्वल टू 100 sin 60। चलो जी, तो मोमेंट लिखते हैं इसका पॉइंट ए के अबाउट, है ना, पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लिखते हैं। तो देखो ये 100 cos 60 है, ऐसे लगा हुआ है, तो पॉइंट ए के अबाउट जब आप मोमेंट लिखोगे तो ये 100 cos 60, तो इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, तो प्लस लिखेंगे, तो प्लस कितना 100 cos 60, तो ये तो फोर्स हुआ, इसका मोमेंट लिखना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो कितनी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो 100 cos 60 है, इसका लाइन ऑफ एक्शन तो यही होगा, बोलो यस और नो, इसका लाइन ऑफ एक्शन तो ये होगा। तो लाइन ऑफ एक्शन से जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लिखते हो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, यहां पे 500 mm, तो 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 mm से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। उसके बाद जो 100 sin 60 है, ये इसको कैसे रोटेट कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज, पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लिख रहे हो ना, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, तो 100 sin 60, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसका लाइन ऑफ एक्शन तो ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन तो ये है, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 400 mm, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 400 से, और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो पॉइंट ए के अबाउट आपको मिल जाएगा मोमेंट, है ना। सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो दिस इज 100 इंटू cos 60 इंटू 500 इक्वल टू माइनस कितना 100 इंटू sin 60 इंटू 400, राइट, एंड इट इज कमिंग आउट माइनस के 9641
0.016। ओके, तो ये न्यूटन है ना, और ये mm है, डिस्टेंस mm में है, फोर्स न्यूटन में है, तो ये हो जाएगा न्यूटन mm। ठीक है, तो ये मोमेंट आ चुका है, ये मोमेंट आ चुका है आपका पॉइंट ए के अबाउट पूछा था इसने। अब ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब है, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मोमेंट आया है वो एंटी क्लॉकवाइज आया है, तो हम लिख सकते हैं 9641 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आया है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है। अगर ये प्लस में आता तो मान लेते क्लॉकवाइज, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज को प्लस लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लिखा है। अगर क्लॉकवाइज आता तो ये रिजल्टेंट कैसा होता है इसका मोमेंट, क्लॉकवाइज, मतलब अगर पॉजिटिव आता तो। अगर ये वैल्यू नेगेटिव ना आकर के पॉजिटिव आती तो इसका जो मोमेंट आया है ये कैसा होता, क्लॉकवाइज। लेकिन ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब है, नेगेटिव का मतलब है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, कैसा है ये, एंटी क्लॉकवाइज। इसी की तरह एक क्वेश्चन है ना, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ 400 न्यूटन फोर्स एक्टिंग एट बी पर एक्ट कर रहा है 400 का न्यूटन का फोर्स, और आपको पॉइंट ए पर मोमेंट कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस ये 300 है, ये 400 है, ये एंगल 30 डिग्री है। ऐसा ही क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे यस और नो, इसका आंसर चेक कर लेंगे। ये है 78564 न्यूटन mm क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा, यस और नो, यस। तो आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास में यहीं पर हम इसके क्लास को बाइंड अप करते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे और रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, मतलब इस बार जो है जो फोर्सेस होंगे वो किसी एक सिंगल पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से पास नहीं हो रहे होंगे। मतलब हम बीम स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। रोलर सपोर्ट की बात करेंगे, हिंज सपोर्ट की बात करेंगे, फिक्स सपोर्ट की बात करेंगे, और बीम पर कौन कौन से लोड लगे रहते हैं, यूडीएल, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूबीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, और पॉइंट लोड। और हम देखेंगे कि जो सपोर्ट्स होती हैं, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट पर कितनी रिएक्शंस आती हैं, और उन रिएक्शंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए फिर आप लोग पढ़ाई करते रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।